एक घर के सामने जाड़े की ठंडी रात में 60 साल का बुजुर्ग निर्वस्त्र उल्टा लटका हुआ था। क्या वह मर चुका था? क्या हुआ था उसके साथ? किसने किया? जानने के लिए हमारी कहानी में अंत तक बने रहिए। सुलेखा अपने बच्चों को लेकर शहर आ गई। गांव में उसके नशेबाज पति ने उसका जीना हराम कर दिया था। नशे में जब वह घर आता था, सुलेखा को मारता पीटता, गाली गलौज करता था, यहाँ तक कि उसने घर का सामान तक बेचना शुरू कर दिया था। उसके इस रवैये और प्रताड़ना की वजह से बच्चे भी सहमे सहमे से रहते थे। पड़ोसी और जानने वाले उनकी इस स्थिति का मजाक उड़ाते थे। सुलेखा का पति रवि दोस्तों को शराब पिलाने के लिए घर ले आता था और सुलेखा को चखना लाने का आदेश देता था। साथ आने वाले उसके दोस्त बहुत ही गंदे थे। जब सुलेखा उनके चखने का इंतजाम करती थी, तब वो लोग बड़ी गंदी नज़रों से सुलेखा को देखते थे। मोहल्ले वाले भी अब उन लोगों से बात करना ठीक नहीं समझते थे। सुलेखा जब किसी काम से घर से बाहर निकलती थी, तब आवारा लड़के उसकी तरफ देखकर उल्टी सीधी बातें करते थे। बातें सुलेखा के कान में पिघले शीशे की तरह उतरती थी। इन्हीं कारणों से उसने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। पर जाए कहाँ? उसे याद आया कि उसकी मौसी उसे अक्सर शहर बुलाती हैं। अंधेरे में उसे आशा की किरण दिखाई पड़ी। एक दिन वह सीधे मौसी के घर आ गई। यूं अचानक सुलेखा को देखकर मौसी चौंक गई। उन्होंने सुलेखा से उसकी कुशलक्षेम पूछी। सुलेखा सांत्वना का कंधा देखकर फूट फूट कर रोने लगी और मौसी को अपनी आप बीती कह सुनाई। सुनकर मौसी को बहुत दुख हुआ। वैसे तो मौसी सुलेखा को घूमने आने के लिए हमेशा बुलाती थी, पर अब बात दूसरी थी। अब तो सुलेखा घर छोड़कर ही आ गई थी। मौसी ने एक दिन सुलेखा से कहा, देखो सुलेखा, 2-4 दिन की बात और है, लेकिन हमेशा के लिए मैं नहीं रख सकती, क्योंकि हमारा परिवार कोई बहुत पैसे वाला नहीं है। मेरे भी बहू बेटे हैं। मैं नहीं चाहती कि कल को कोई तुम्हारा अपमान करे। बच्चे पालने के लिए तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना ही पड़ेगा। बच्चों को स्कूल में भर्ती भी कराना है। सुलेखा बोली, मौसी, मैंने आपकी बातों का कोई बुरा नहीं माना है, बल्कि मैं आज खुद ही आपसे ये बात कहने वाली थी। मौसी थोड़ा उदास सी हो गई। सुलेखा बोली, मौसी, मुझे कोई काम दिलवा दीजिए, फिर रहने का इंतज़ाम भी हो जाएगा। मौसी बोली, ठीक है, मैं रहने का और काम का दोनों चीज़ों का इंतज़ाम करती हूँ। दूसरे दिन मौसी ने सुलेखा को खाना बनाने का काम दिलवा दिया। एक कमरा भी ढूंढ दिया। सुलेखा ने पगार अग्रिम लेकर किराया जमा कर दिया। सुलेखा बच्चों के साथ आराम से रहने लगी। दोस्तों, सुलेखा के जीवन में नया मोड़ क्या आएगा, जानने के लिए बने रहिए अंत तक। सुलेखा को किराए के मकान में 2 महीने बीत गए। सुलेखा का मकान मालिक 60 साल का बुजुर्ग था। वह सुलेखा को बेटा बेटा कहता था। सुलेखा भी बाबूजी कहती न थकती थी। कुछ दिनों बाद सुलेखा को बुजुर्ग के व्यवहार में कुछ अंतर दिखाई पड़ने लगा। एक दिन जब वह किराए का पैसा मांगने आया, तो अचानक सुलेखा का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, तुम मुझे इतनी अच्छी लगती हो कि किराया लेने का मन नहीं करता है। सुलेखा कुछ ना बोली। उसकी हिम्मत और बढ़ गई। अब वो चाहे जब आ जाता था और छिछोरे आदमियों की तरह उल्टी सीधी बातें करता था। सुलेखा परेशान होकर किसी दूसरे मकान की खोज में लग गई। एक रात लगभग 1 बजे उसने अपने कमरे में एक औरत को देखा। उसका चेहरा ढका हुआ था। उसे देखकर सुलेखा बहुत डर गई। उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने पूछा, तुम कौन हो? वह औरत बहुत धीमे से बोली, बहन, डरो मत, मैं जिंदा नहीं हूँ, इस घर की बहू हूँ। आज मैं तुम्हारे सामने इसलिए आई हूँ क्योंकि तुम ये घर छोड़ने की सोच रही हो। तुम यहाँ कुछ दिन और रह लो, जिससे मैं तुम्हारे द्वारा अपने ससुर को उसके किए की सज़ा दे सकूं। उसने मुझे इसी कमरे में गलत काम करके दफना दिया था, जिससे मैं किसी को उसके कुकर्मों को ना बता दूं। मैं ही नहीं, ना जाने कितनी लड़कियों का शिकार वह कर चुका है और सबको मारकर अपने बाग में गाड़ देता है। वह बाग यहाँ से कुछ दूर पर है। मेरा पति मेरे गम में पागल हो गया है। वह सोचता है उसे मैं छोड़कर भाग गई हूँ। वह मुझे बहुत प्यार करता है। आज भी मेरी याद में रोया करता है। लेकिन इस बुढ़े को अपने बेटे की हालत पर तरस नहीं आता है। बहन, जब तुम काम करने जाती हो, मैं तुम्हारे बच्चों की देखभाल करती हूँ। आज तक मैंने उनको कोई नुकसान नहीं होने दिया है। और बहन, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी। तुम बेफिक्र होकर रहो।
इतना कहकर वह गायब हो गई। सुलेखा को डर तो लगा, पर उसे विश्वास हो गया कि यह अच्छी आत्मा है, ये कोई बुरा कभी नहीं करेगी। और वैसा ही हुआ। अब उसके बच्चे पढ़ने भी जाने लगे। एक रात करीब 2 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। सुलेखा की आंख खुल गई, डर से कांपने लगी। इतनी रात कौन आया है जो दरवाज़ा पीट रहा है? तभी उसे वही औरत दिखाई पड़ी। आज उसका चेहरा ढका हुआ नहीं था। उसने दरवाज़ा खोलने को सुलेखा से कहा। बोली, डरो नहीं, मेरा ससुर है। आज यह तुम्हारी इज्जत खराब करने आया है। तुम घबराओ नहीं, दरवाज़ा खोलो। उसकी बात सुनकर सुलेखा ने दरवाज़ा खोला। सामने वही खड़ा था। वह सुलेखा को अंदर की ओर धकेल कर खुद भी कमरे में घुस गया। जैसे ही वह सुलेखा का हाथ पकड़ने चला तो क्या देखता है कि ये सुलेखा के शरीर में उसकी बहू है। वह डर कर बाहर भागने लगा, लेकिन दरवाज़ा बंद हो गया था, खुल ही नहीं रहा था। उसकी बहू ने उसके हाथ पैर तोड़ दिए। वह अपने गुनाह की माफ़ी मांग रहा था और कह रहा था, मुझे इतनी तकलीफ़ मत दो, अब किसी के साथ गलत काम नहीं करूँगा। पर उसकी बहू उसे घसीटते हुए बाहर ले गई और उसके बदन के सारे कपड़े नोच कर अलग कर दिए। ठंड की रात थी। घर के सामने पेड़ पर उल्टा लटका दिया। सुबह होने पर जब पड़ोसियों की नज़र पड़ी तो सबने उनके घर वालों को बताया। घर में उसकी पत्नी और उनका बेटा, जो अपनी पत्नी के गायब होने के बाद गुमसुम होकर घर के एक कोने में बैठा रहता था। पत्नी भी बूढ़ी हो गई थी। वह अपने घुटने के दर्द से उठ बैठ न पाती थी। इसलिए पुलिस वालों ने पड़ोस की मदद से पोस्टमार्टम के बाद अंत्येष्टि कर दी। पुलिस वालों ने कातिल की बहुत खोज की, पर कातिल का कुछ पता नहीं लगा। अब ज्योति को उस आत्मा से डर नहीं लगता था। आत्मा, जिसका नाम सीमा था, बच्चों को बहुत प्यार करती थी। बच्चों को पता ही नहीं था कि वह आत्मा है। सीमा की आत्मा अब अपने पति को दिखाई देने लगी थी। वह आवाज़ लगाता था, सीमा सीमा, और घर से भागता था। ज्योति को उसकी हालत देखी न जा रही थी। वह किराया देने के बहाने मकान मालिक के घर गई। घर की हालत बहुत ख़राब थी। मकान मालकिन खाना भी जैसे तैसे बनाती थी। ज्योति ने सीमा से कहा, अब तुम्हें इस घर को ठीक करना चाहिए। तुम अपनी सास को जब तक सच नहीं बताओगी, उनको अपने पति की करनी का विश्वास नहीं होगा। इतना सुनते सीमा सामने आ गई। ज्योति बोली, माँ जी, ये आपकी बहू सीमा है, जो अब इस दुनिया से जा चुकी है। यह सुनकर सासू माँ ने घबरा कर पूछा, ये क्या कह रही हो? हाँ माँ जी, मैं सच कह रही हूँ। सीमा, बताओ तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। सीमा ने उन्हें अपने और दूसरी लड़कियों के साथ जैसा जैसा हुआ था वो सब बताया, जिसे सुनकर उन्हें बहुत तकलीफ़ हुई। उन्होंने कहा, मैं उस आदमी को देवता समझती थी, वो तो इंसान के रूप में हैवान निकला। उन्होंने सीमा को अपने ही साथ रहने को कहा और अपने फ़ोन से पुलिस चौकी में फ़ोन कर दरोगा साहब को बुलाया और उन्हें लड़कियों की हत्या के बारे में बताया। दरोगा साहब ने तुरंत पुलिस टीम बुलाई और जहाँ जहाँ उन्होंने बताया खुदाई करवाई। बहुत से कंकाल निकले। उन सब कंकालों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। सीमा की सासू माँ बोली, बेटा ज्योति, हमें किराया नहीं चाहिए, केवल मेरे बेटे श्याम को एक बहन की ज़रूरत है। क्या तुम मेरी बेटी और श्याम की बहन बनकर यहाँ रह सकती हो? यदि तुम यहाँ रहोगी तो शायद मेरा लड़का तुम लोगों के प्यार से ठीक हो जाए, और जब तक मेरा लड़का ठीक नहीं होता है तब तक हमारी फैक्ट्री का काम तुम्हारे जिम्मे है। मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगी। कुछ देर तक जो ज्योति ने सोचा, फिर सीमा ने उसके कान में कहा, दीदी, मैं भी यही चाहती हूँ, मेरे पति को बचा लो। देखो, मैं यहाँ दिन में नहीं आ सकती, और जब तक मेरी मुक्ति नहीं होती तभी तक मैं तुम लोगों के सामने हूँ। जिस दिन मेरी मुक्ति हो जाएगी मैं यहाँ से चली जाऊँगी। यह सब सुनकर ज्योति मान गई और ज्योति ने उन दोनों को अच्छे से अच्छे डॉक्टरों से इलाज कराया, जिससे श्याम स्वस्थ होने लगा। माँ के घुटनों का ऑपरेशन करवाया, वह भी ठीक होने लगी और ज्योति को अपनी बेटी समझकर अपनी आधी जायदाद की मालकिन बना दिया। ज्योति की मौसी अचानक ज्योति से मिलने आई। वह तो ज्योति और उसके बच्चों के ठाट बाट देखकर अवाक रह गई। एकाएक उसके मुंह से निकला, पुराने लोग गलत नहीं कहते थे, घूरे के दिन भी कभी ना कभी पलटते हैं। ये सुनकर ज्योति और श्याम हंस पड़े।
तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।